हमारे आदमी को ये लगता है, पहले ये लगता था कि भगवान चमत्कार करेगा, अब जब भाग्य भगवान से थोड़ा बाहर आ गया तो उसको ये लगता है कि अब नेता चमत्कार करेगा। क्योंकि प्रशिक्षित लोगों का मुकाबला अप्रशिक्षित लोग नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से संगठित लोगों का मुकाबला असंगठित लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोगों ने आंदोलन शास्त्र की ट्रेनिंग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने भाईचारा निर्माण करने का काम किया और मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि सरकार हमारी बने या ना बने, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी बहुजन समाज। साथियों, मेरा नाम गोपाल साबदी है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं। आज का ये जो ऑनलाइन मीटिंग है, इसको शुरुआत करने से पहले मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, उन सभी लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से नमन करते हुए साथियों, मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये समझदारआदमी.com क्या है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि समझदारआदमी.com ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि मूल निवासी बहुजन समाज में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सारे लोगों का आपस में भाईचारा बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण इसलिए किया जा सके ताकि हम लोग मिलजुल कर इस देश में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और साथियों, समझदारआदमी.com का साथियों 3 सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों सिद्धांत आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। पहला सिद्धांत ये है कि साथियों, समझदारआदमी.com ये कोई संगठन नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई महासंघ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों, जब हम लोगों के दिमाग में ये प्लान आया कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अगर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करके संगठित शक्ति का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम लोग संगठन नहीं बनाएंगे। हम लोगों ने ये तय किया, हम लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, ये केवल एक मात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 4.5 लाख से ज्यादा संगठन हमारे देश में ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। अगर हम लोग कोई संगठन बनाते तो हम उन सारे लोगों के विरोधी हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, ये कोई संगठन नहीं है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा साथियों सिद्धांत ये है कि हम लोग समझदारआदमी.com में जो काम करने वाले लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं, हम लोग किसी से भी साथियों चंदा या दान लेने का काम नहीं करते, क्योंकि चंदा और दान भी एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि हम चंदा लेंगे, दान लेंगे तो फिर लोग हमसे उसका हिसाब मांगेंगे, उसके बाद फिर उसमें तू मैं होगा, उसके बाद सारा दिमाग हमारे लोगों का चंदे पर रहेगा, तो लोगों को हम जोड़ेंगे कब? हमारा मकसद तो लोगों को जोड़ना होना चाहिए। चंदा वंदा की बात हम लोगों ने खत्म कर दिया है, हम लोग चंदा और दान साथियों उसमें नहीं लेंगे। और तीसरी जो बात है कि साथियों, समझदारआदमी.com ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई संगठन नहीं है। आप लोग जिस भी संगठन में जुड़े हैं, आप लोग जिस भी पार्टी में जुड़े हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, या कहीं पर नहीं भी जुड़े हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर साथियों सब लोग, हम लोग आपस में एक साथ जुड़ सकते हैं, एक साथ जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण करें। तो इसलिए साथियों, समझदारआदमी.com का ये जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इन तीनों सिद्धांतों को साथियों हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है, मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं के बगैर हमारे महापुरुषों का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। यदि हम लोग चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हमारे जन्मे हैं, उन लोगों का जो अधूरा लक्ष्य है, अगर उसको पूरा करना है, तो साथियों हम लोगों को
युवाओं का साथ और सहयोग लेना बहुत जरूरी है। लेकिन युवाओं का साथ और सहयोग लेते वक्त कुछ वर्तमान समय में विशेष बातों को साथियों हम सभी लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। विशेषकर से उन युवाओं को भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की भलाई के लिए इस आंदोलन को कैसे चलाएंगे, इस आंदोलन को चलाकर अपने लोगों को किस तरीके से हम लोगों को अधिकार दिलाना है। तो साथियों, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने शुरू करता हूं। साथियों, ये जो वीडियो है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनिए, समय निकालकर ध्यानपूर्वक सुनिए और इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं उनको गहराई से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक ये बातें आपको गहराई से समझ में नहीं आएगी तब तक क्रांति नहीं होगा। मान्यवर कांशीराम साहब ये कहा करते थे कि सड़क पर आंदोलन बाद में होता है, पहले व्यक्ति के दिमाग में आंदोलन करना पड़ता है। और दिमाग में आंदोलन कब होगा? जब आप किसी के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसको सुनने के बाद समझने का प्रयास करेंगे और अपने तर्क की कसौटी पर जब आप कसेंगे तो ये बातें जब आपको समझ में आएगी कि ये समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बाद साथियों आपके दिमाग में आंदोलन होगा। और जब आपके दिमाग में आंदोलन होगा तब जाकर सड़क पर साथियों हम लोग संघर्ष कर सकते हैं। हम लोग अपने समाज को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिला सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और हो सकता है कि मुझसे ज्यादा भी जानकार लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। तो चूंकि एक प्रथा होती है कि एक आदमी बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं, मेरे बाद जो वक्ता बोलेगा उसकी भी बात लोग सुनेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे की बातों को साथियों हम लोग समझने समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक नियम है और इस नियम के अनुसार जो है अपनी अपनी बात हम लोग अपने लोगों के बीच में साथियों रख सकते हैं। साथियों, आज का जो विषय है कि मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं के बगैर हम मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का अधूरा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को दो भागों में साथियों विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है, महापुरुषों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं का कर्तव्य। पहला जो भाग है कि मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं का कर्तव्य। और दूसरा जो भाग में विभाजित किया गया है, दूसरा भाग है कि मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं को जोश के साथ साथ होश का भी उपयोग और प्रयोग करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि साथियों, ये जो लड़ाई है हमारे दुश्मनों से, हमारा दुश्मन केवल जोश में काम नहीं कर रहा है, वो होश में भी है। तो अगर सामने वाला जोश और होश दोनों का प्रयोग कर रहा है तो हम लोग अगर उससे जीतना चाहते हैं तो हम लोगों को भी जोश और होश दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो आज का विषय है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला वाला जो भाग है कि मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो साथियों उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को ये महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि साथियों वर्तमान समय में जो अधिकार आज हम लोगों को मिले हैं, जो इस देश में SC ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को जो अधिकार मिला है, वो संविधान लागू होने के पहले बहुत सारे अधिकार साथियों वो हम लोगों के पास नहीं थे। और अधिकार न होने की वजह से हमारा जो स्थिति था वो गुलामों की तरह स्थिति था। तो इसलिए संविधान ने हम लोगों को SC ST OBC और माइनॉरिटी और भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है साथियों, वो हम लोगों को अधिकार मिला। तो इसलिए हम लोगों को एक बात ये ध्यान रखना है कि भारत का संविधान अगर हम लोगों को बराबरी का अधिकार देता है
तो हम लोगों का कुछ अपने प्रति कर्तव्य अगर है और अपने परिवार के प्रति अगर कर्तव्य है, तो समाज और देश के प्रति भी साथियों हम लोगों का कुछ कर्तव्य है। इस बात को साथियों हम लोगों को गहराई से समझने की जरूरत है। तो साथियों ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, खास तौर से जो युवा वर्ग है। साथियों आपका अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस तरीके से आपका अपने प्रति कुछ जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, उसी तरीके से अपने समाज और अपने देश के प्रति भी साथियों हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी साथियों हम लोगों को लेना पड़ेगा। जरा हम अगर पुराने इतिहास की बात करें, हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष थे, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुल्ले, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब, जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, इन सारे लोगों ने अगर केवल अपने विषय में सोचा होता तो शायद आज जो अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया है, शायद वो अधिकार साथियों हम लोगों को नहीं मिल सकता था। वो अधिकार शायद हम लोगों को नहीं मिल सकता था। तो इसलिए हमारे जो महापुरुष थे वो सामाजिक बने, तब जाकर हम लोगों को अधिकार मिला। सामाजिक बनने के बाद दूसरों को अधिकार मिलता है। अगर हम सामाजिक नहीं है, व्यक्तिगत केवल अपने विषय में ही सोच रहे हैं, व्यक्तिगत केवल अपने लाभ के लिए ही हम काम कर रहे हैं, तो साथियों दुश्मन इतना शातिर है कि अगर हम व्यक्तिगत अपने लिए काम करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दुश्मन जो है वो संगठित शक्ति के साथ काम कर रहा है, और अगर संगठित शक्ति के साथ दुश्मन काम कर रहा है, हमें उसको परास्त करना है, तो हम लोगों को भी संगठित शक्ति के साथ काम करने का जरूरत है। अकेले हम ये जंग उनसे जीत नहीं सकते हैं। अकेले हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अकेले साथियों हम अपने महापुरुषों के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों को बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना है, तो इसके लिए हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जुड़कर, एक साथ भाईचारा बनाकर इस देश में बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण जब करेंगे, तब हम लोग साथियों दुश्मनों से इस जंग को जीत पाएंगे। तो इसलिए साथियों हम लोगों का कुछ कर्तव्य भी है। हम लोगों को जितने भी हम लोगों के कर्तव्य हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए जो भी कर्तव्य है वो हम लोगों को साथियों स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये तो पहला भाग था। दूसरा भाग ये है कि साथियों वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, उनको जोश के साथ साथ साथियों होश का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास जोश है, आपके पास होश नहीं है, तो आप उनसे जंग नहीं जीत सकते हैं। ये बातें साथियों हम लोगों को ध्यान रखना है। और दुश्मन जो हमारे युवाओं के दिमाग को नियंत्रण में करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहा है, उस षड्यंत्र को भी साथियों हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं कि साथियों हमारा जो आदमी है वो सोचता है कि हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो भगवान करेगा। यहाँ पर पेरियार रामास्वामी का एक कथन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि दुश्मन हमारे लोगों की जो परेशानियां है या हमारे समाज में जो गरीबी है, वो हमारे लोगों के दिमाग में ये डालता है कि तुम्हारी जो गरीबी है वो तुम्हारे भाग्य की वजह से गरीबी है, वो सामाजिक व्यवस्था की वजह से तुम गरीब नहीं हो। नीति और रणनीति गलत बनाई जा रही है, इसलिए तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारा भाग्य खराब है, इसलिए तुम गरीब हो। तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, और कुछ लोग जो है वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि जब 40 रुपया का नारियल चढ़ाने से हमारा काम हो जाएगा तो हम इतना संघर्ष क्यों करने के लिए जाएं। तो इसलिए हमारा आदमी जो है वो सोचता है कि मंदिर में हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो निरंतर वो इस भ्रम में जीता रहता है कि भगवान जो है वो हमारा कल्याण करेगा। साथियों जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया तो उसमें बहुत सारे लोग जागृत भी हुए, और जब बहुत सारे लोग जागृत हुए तो उन लोगों ने ये भाग्य भगवान वाला जो चक्कर है वो छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी
जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने भाग्य भगवान का चक्कर छोड़ने के बाद साथियों अपना व्यक्तिगत संघर्ष करना चालू किया या सामूहिक संघर्ष करना चालू किया। एक समस्या तो भाग्य भगवान वाली थी, उसके बाद एक समस्या और आ गई। एक समस्या ये आ गई कि हमारे आदमी को ये लगता है, पहले ये लगता था कि भगवान चमत्कार करेगा, अब जब भाग्य भगवान से थोड़ा बाहर आ गया तो उसको ये लगता है कि अब नेता चमत्कार करेगा। हमारे लोगों को ये लगने लगा कि एक नेता पैदा होगा, वो हमारे बीच में आएगा, वो कोई संगठन बनाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये भी साथियों एक भ्रम है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम लोगों को, सब लोगों को साथ में मिलके नीति, रणनीति और दांव पेच का साथियों उपयोग और प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो साथियों जोश वाली बात है। हमारा आदमी जोश में आता है, सोचता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करके अपनी गरीबी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों ऐसा होने वाला नहीं है। ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों को अपने अंदर कुछ गुण भी विकसित करना पड़ेगा। जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो प्रशिक्षित लोग हैं और हम चाहते हैं कि उन लोगों को परास्त करके हम लोग भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करें। तो इसके लिए साथियों हम लोगों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशिक्षित लोगों का मुकाबला अप्रशिक्षित लोग नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से संगठित लोगों का मुकाबला असंगठित लोग नहीं कर पाते हैं। दुश्मन संगठित है, हमारे लोग असंगठित हैं। हमारे लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, दुश्मन की जनसंख्या कम है। दुश्मन की जनसंख्या कम होने के बावजूद भी वो संगठित है। वो संगठित है इसलिए वो सफल है। तो इस तरीके से अगर दुश्मन प्रशिक्षित है तो साथियों हम लोगों को भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा। हम लोगों को भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हम लोगों को भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने आंदोलन शास्त्र की ट्रेनिंग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने भाईचारा निर्माण करने का काम किया और मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि सरकार हमारी बने या ना बने। कुछ लोगों को ये लगता है कि सरकार बनने के बाद ही सारी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और वो हाथ पर हाथ रखकर इसलिए बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल तो हमारी सरकार बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना ये जरूरी है, सरकार बने या ना बने, लेकिन जो गरीबी की समस्या का, जो गरीबी की जो समस्या है उसका समाधान साथियों हम लोग अगर संगठित हो गए तो कर सकते हैं। उसके लिए सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा आप लोग प्रण मत लीजिए कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे देश में गरीबी की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार जिसकी है चल रही है, चाहे चले, जिसकी भी चले, अगर आप सरकार नहीं बना पाते हैं तो आपके पास कोई ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। मान लीजिए अगर 50 साल तक आप लोगों ने सरकार नहीं बनाया तो क्या 50 साल तक अपने समाज को इसी तरह से भूखे मरते हुए आप लोग छोड़ देंगे? इसी तरीके से वो बर्बाद होते रहेंगे? ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सरकार बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को सरकार नहीं बनाना है। आप लोग सरकार बनाने के लिए काम करते रहिए, आंदोलन करिए, धरने करिए, प्रदर्शन कर लीजिए। अगर इन सब कामों से सरकार बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक कहावत है कि ये सोने पे सुहागा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को इसलिए भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि जब तक सरकार नहीं बनेगी हमारी तब तक हम अपने लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। हमें इस बात को सोच के खाली नहीं बैठना है। याद रखिएगा, क्योंकि संगठित शक्ति जब निर्माण हो जाता है तो सरकार चाहे किसी भी लोगों की रहे, किसी की भी सरकार रहे, जो संगठित शक्ति का निर्माण कर चुका होता है उसकी सारी की सारी साथियों समस्या का समाधान हो सकता है। ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना, जानना और समझना बहुत जरूरी है और खास तौर से युवाओं को ये बात समझना जरूरी है। आप लोग सरकार बनाने के लिए भी लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सरकार बनी तो अच्छी बात है। अगर सरकार नहीं बनी, आप लोगों ने सरकार अगर नहीं बनाया
तो कुछ न कुछ तो ऐसा हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इस देश में हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं हम लोग उसका समाधान कर सकें। ये बातें साथियों आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों दूसरा जो आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, खास तौर से युवाओं को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को समय का कद्र करना है। हम लोगों को समय का कद्र करना है क्योंकि टाइम इज ए मनी, समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर समय का उपयोग और प्रयोग करना समझ गए तो हम लोग आंदोलन शास्त्र का उपयोग और प्रयोग करके अपनी सारी समस्याओं का साथियों हम लोग समाधान कर सकते हैं। जैसे दुश्मन के द्वारा नए नए षड्यंत्र जो है हमारे लोगों के बीच में किए जाते हैं हमारे लोगों का समय खराब करने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको एक बात बताता हूं कि अभी बीच में बहुत सारे लोग जो है गुमराह हुए हैं कि कोई आदमी आता है उनके बीच में और ये बोलता है कि भाई कछुए को 4 पैर होता है, मुझे कोई 6 पैर वाला या 8 पैर वाला अगर कछुआ मिल गया कहीं से किसी तालाब में तो वो जो है 50 करोड़ या 1 अरब का बिक जाएगा, तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारा आदमी भोला भाला है, हमारा आदमी जल्दी समाधान करना चाहता है अपनी समस्या का, तो हमारा आदमी क्या किया कि अपना बाइक लिया और बाइक में तेल भरवाया, बाइक में तेल डलवाया और तेल डलवाने के बाद वो निकल गया तालाबों में। जिसका तालाब था भैया कछुआ है क्या इधर 8 पैर वाला 6 पैर वाला, साला कछुआ तो जिंदा नहीं है। ये बातें आप लोगों को समझना है। ये टाइम खराब करने के लिए साथियों ये बातें हम लोगों को बताई गई। फिर हमारा आदमी दौड़ता है, कछुआ खोजता है कि कहीं से 8 पैर वाला 12 पैर वाला कछुआ मिल जाए। वो कछुआ तो नहीं मिलता है लेकिन उसका कछुआ जरूर बन जाता है, वो उसका पैसा खर्च हो जाता है, उसका टाइम खराब हो जाता है और अंत में वो परास्त हो जाता है। फिर 10-20 लोगों को बोल के कि भैया अगर आपको 8 पैर 10 पैर वाला कछुआ मिल जाए तो मुझे फोन करके बता देना, तो अपना टाइम खराब करता है। ये दुश्मन के द्वारा टाइम खराब करने के लिए षड्यंत्र समाज में किया जा रहा है। दूसरा षड्यंत्र क्या किया जा रहा है युवाओं को भटकाने के लिए। जैसे कोई आदमी आपके बीच में आएगा और वो ये बोलेगा कि यार आपके संपर्क में कोई ट्रस्ट चलाने वाला आदमी है क्या, तो बोलेगा अच्छा क्या होगा उससे, बोले एक कंपनी है मेरे पास जो आपको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया दे देगी, 50-100 करोड़ रुपया आपको दे देगी आपके ट्रस्ट को। फिर आप जो है आधा पैसा जो है उसको दे दीजिएगा तो आधा पैसा आपके पास आ जाएगा, तो आप अपने ट्रस्ट का काम करिएगा। तो फिर हमारा आदमी उस आदमी की बात सुन के घर में अकेले जब सोता है तो सपना देखने लगता है। सपना क्या देखने लगता है कि यार कोई ट्रस्ट वाला मैं खोज लूं जिससे वो आदमी 100 करोड़ दे दे तो 50 करोड़ उसको रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास 50 करोड़ आ जाएगा, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे बहुत सारे लोगों को साथियों गुमराह किया जा रहा है, गलत बातें बताकर मिसगाइड किया जा रहा है समाज में। और हमारा आदमी चूंकि भोला भाला सीधा साधा होता है, हमारे लोगों की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तो जिन लोगों की तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं दुश्मन जो है उनको जल्दी अपने षड्यंत्र का शिकार बनाता है। तो हमारा आदमी जो है फिर वो ऐसे आदमी को खोजने लगता है कि भाई किसके ट्रस्ट में 1280G का लाइसेंस है उसके पास। तो जब वो आदमी मिल जाता है तो फिर उन लोगों के द्वारा एक नया शर्त रखा जाता है कि भाई हम आपको 100 करोड़ रुपया तब देंगे, पहले आप 50 करोड़ मुझे दीजिए। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाली जो बातें हैं ये साथियों आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि ये इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम है, ये असंवैधानिक काम है। हम लोगों को अगर इस देश में सफल होना है तो सबसे पहले हम लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हम लोगों को कोई भी काम बेईमानी वाला नहीं करना है, कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करना है, कोई भी काम असंवैधानिक नहीं करना है जिसमें बाद में आप लोगों की बदनामी हो और जिसमें कानून आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसे। तो ये बातें साथियों हम लोगों को जानना और समझना, ध्यान रखना साथियों बहुत जरूरी है। तो साथियों इस तरीके से हम लोगों को ये सारी सावधानी जो युवा वर्ग है उसको रखना जरूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, तीसरी पॉइंट, एक षड्यंत्र और समाज में चल रहा है कि हमारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि बिना कुछ किए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बिना कुछ किए बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसी जो भावना है वो हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क में स्थापित की जा रही है कि आपको बिना कुछ किए बहुत कुछ मिलेगा।
समाज में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो ये बोलती हैं कि आप 1 लाख रुपया हमें दे दो, 2 लाख रुपया हमें दे दो, फिर बाद में हम आपको हफ्ते में पैसे रिटर्न करेंगे और महीने में पैसे रिटर्न करेंगे। उसके बाद जैसे तुमने 1-2 लाख रुपया हमें दिया है, आप अपने जैसे ही 1-2 लाख रुपया देने वाले लोगों को और लाओ, अपने जैसे देने के लिए और लाओ। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से लोगों को लेकर वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं और हमारे लोगों को ये लगता है कि हम बिना कुछ किए, हम बस पैसा दे के घर में बैठे रहें और हमें बहुत सारा पैसा मिलता रहे। तो ऐसी मानसिकता जो है हमारे लोगों की बनाई जा रही है। इसके लिए भी साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत गलत बात है, ये सिद्धांत ही गलत है कि बिना कुछ किए बहुत कुछ मिलेगा। इससे तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। बहुत गहराई से आप लोग समझिए, अगर हर आदमी ये सोच लेगा कि कुछ किए बिना बहुत कुछ मिल जाए तो वो कुछ करेगा ही नहीं। वो सोचेगा भाई मैं अपने बस मुझे पैसा मिलता जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अपने पत्नी को ले जाऊंगा वहां घुमाने के लिए, मलेशिया ले जाकर घुमाऊंगा, दुबई घुमाऊंगा, बच्चों के साथ जाऊंगा घूमने के लिए, ऐसा करूंगा। बस कुछ करना धरना नहीं है, कोई ऐसा काम मिल जाए बिना कुछ किए बहुत कुछ मिले। तो ऐसी मानसिकता जो है दुश्मनों के द्वारा हमारे युवाओं की बनाई जा रही है कि शॉर्टकट तरीके से आप लोग जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखिएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना कुछ किए बहुत कुछ मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, ये देश विरोधी बातें हैं। मेरे हिसाब से ये देश विरोधी बातें हैं। हम लोगों को, अपने लोगों को ये सिखाना है, हमें अपने देश के लोगों को ये सिखाना है ताकि इस देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, हर वर्ग, युवा वर्ग की तरक्की हो, हर वर्ग की तरक्की हो। कि हमें क्या सिखाना है? हमें ये सिखाना है कि कुछ करने से कुछ होता है, कुछ करना पड़ेगा, जितना करेंगे उतना मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे बहुत कुछ मिलेगा, ये सिद्धांत ही गलत है। तो इस प्रकार से हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। युवाओं का जो टाइम है, जो समय है, वो पिक पॉइंट पे होते हैं, इसलिए वो लोग कृपया अपना समय बर्बाद न करें। साथियों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन बातें जो बता रहा हूं, आप लोगों को मेरी बातें सुनने में ये लगेगा कि हाँ बात तो ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि यार क्या इतना बातें ही बताएंगे क्या। साथियों, इसके अंदर जो बहुत सारी बातें हैं वो मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूँ, वो हम लोग कैडर के द्वारा लोगों को समझाते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं समझाते हैं। जिसमें हम लोग कोड वाइज कैडर लेते हैं, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4। जिसने कोड 1 का कैडर लिया है 2 में वही जाता है, जिसने 2 का लिया है 3 वाले कैडर में वही जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जानकारी की है जो मैं आपको बताऊंगा तो शायद ऊपर की ढक्कन हमारा खुल जाए, दिमाग खुल जाए, लेकिन वो बातें मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता हूं। मैं कुछ साधारण बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि समझ में आए, तो आप लोग जुड़े। जब आप लोग जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद जब आप लोग कैडर लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो इससे भी 1000 गुना ज्यादा बातें, इससे भी 1000 गुना ज्यादा बातें आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी बहुजन समाज।